हाँ, तो सभी क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, तो देखिए क्लास 11th में पढ़ने वाले जितने भी देखिए विद्यार्थी हैं, बच्चे, स्टूडेंट हैं जो क्लास 11th में पढ़ते हैं और जिनके पास जीव विज्ञान है, तो उनकी देखिए हमारा आज हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये क्लास है। जो बच्चे हिंदी मीडियम के पढ़ते हैं, तो हमारा अध्याय है 3 जिसका नाम है पादप जगत, जिसे हम कहते हैं प्लांट किंगडम। तो पादप जगत की हमारी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं, उन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ये मेरी क्लास है। जितने बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, वो सारे बच्चे हमारे यहाँ पर क्लास को देख सकते हैं। जहाँ तक संभव है तहाँ तक हमने NCERT को ही अपना अपना कंटेंट माना है। कुछ हमें थोड़ा इधर उधर से मिलता है, तो केवल आपको समझाने के उद्देश्य थे। तो जैसा जैसा हमारा NCERT में चलता जाता है, हम उसी प्रकार से सारी चीज़ को समझते हैं। थोड़ा हमें यहाँ पर आज समझते हैं। तो देखिए हमारा तीसरे अध्याय में सभी बच्चे बैठे रहें और जो मेरा लेक्चर है इसे बड़ी ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि आपको जहाँ तक संभव है तहाँ तक आपको समझाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो देखिए आज का जो मेरा अध्याय है 3, जैसे कि इसका नाम है पादप जगत। पादप का मतलब होता है प्लांट, ठीक। अर्थात हम बात करते हैं उनकी जो प्लांट कैटेगरी में आ रहे हैं। तो देखते हैं आज हमें ये जो क्लास है मेरी, सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखिए बात करें तो देखिए इस अध्याय में ये जो मेरा चैप्टर है जिसे मैं कहता हूँ पादप जगत, या मैं जिसे कहता हूँ वनस्पति जगत। तो प्यारे बच्चों, जो मेरा अध्याय है जिसे मैं कहता हूँ वनस्पति जगत, तो वनस्पति का मतलब होता है पादप या वनस्पति एक ही बात है, जिसका मतलब सीधा का सीधा संबंध इन पेड़ पौधों से है। तो देखिए इस वनस्पति जगत के अंतर्गत ठीक है, देखिए शैवाल, ब्रायोफाइट, देखिए टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के विषय में पढ़ेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं। तो देखिए शैवाल, देखिए ये है शैवाल। तो शैवाल भी हमारे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इन शैवाल को हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी मेरा पानी है, समुद्र है, और पानी के ऊपर मुझे काई जैसी संरचना दिख रही है। जैसे दिख रहा है ये पानी देखो भरा हुआ, ये देखो काई दिख रही है, तो ये क्या है? शैवाल। तो ये क्या है? शैवाल। अब जैसे धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ, तो इन शैवालों से, ये भी शैवाल जो है, अब इन शैवालों से अब ब्रायोफाइट आए। तो अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमारा जो अध्याय है पादप जगत, हम इसे अच्छी तरह से समझेंगे लोअर प्लांट से, यानी कि उन प्लांट से समझेंगे जो प्लांट्स पृथ्वी पर सबसे पहले आए। फिर धीमे धीमे हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या एक विकास क्रम मिलता है। तो ये वो शैवाल है जो कि सबसे पहले आए। इसके बाद यहाँ तक आने में इन्हें लाखों करोड़ों साल लग गए। यहाँ तक आने में क्या लग गए इन्हें? लाखों साल, हम कह सकते हैं करोड़। तब मेरे ब्रायोफाइट आए, ठीक। अब ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट आई। तो धीमे धीमे यहाँ से यहाँ तक आने में लाखों वर्ष लग गई, बहुत सारी लाखों वर्ष लग गई। अब यहाँ से यहाँ तक आने में भी इन्हें लाखों करोड़ों वर्ष लगी, जिम्नोस्पर्म तक आने में। अब जिम्नोस्पर्म के बाद हम जैसे जिम्नोस्पर्म की बात करें, तो जैसे जिम्नोस्पर्म के बाद अब हमारा आ गया क्या? एंजियोस्पर्म। क्या आ गया मेरा? एंजियोस्पर्म। तो हम प्यारे बच्चों, हम तुमसे एक ये भी तो बात कह सकते हैं कि आपने पहले कभी गाड़ी देखी है? अगर हम अब से 100 साल पहले की बात करें, तो 100 साल पहले गाड़ियाँ कुछ और तरह की थी, बसें भी पुराने टाइप की थी, कार भी मेरी पुराने टाइप की थी। तो धीमे 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद एक से बढ़िया कार आने लगी। आज हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आज कार देखते हैं, तो आज कार हमारे पास बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अच्छा लुक्स है, अच्छा माइलेज है, सब कुछ डिजिटल जैसा मिल रहा है। तो हम ये कह रहे हैं, तो धीमे धीमे क्या अब क्या विकास की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ भी मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेने, यहाँ तक लेके यहाँ तक, ये मुझे प्रकृति के अंतर्गत क्या मिला? मुझे एक विकास मिला। तो यहाँ पर पौधों को क्या मिल रहा है? विकास। तो अगर हम अपने गाड़ी का एग्जाम्पल समझ सकते हैं, उसके अलावा देखिए हम फोन का एग्जाम्पल समझ सकते हैं,
अगर हम अब से 30 साल पहले, 40 साल पहले अगर हम फ़ोन की बात करते हैं, फ़ोन से कैसे बात करते थे, तो उस समय फ़ोन उसी तरह के थे। धीमे धीमे फ़ोनों में चेंजिंग आने लगी, 2G, 3G, 4G, 5G। तो अब क्या है, समय के साथ धीमे धीमे क्या हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर पर्यावरण के साथ में ये है क्या, नेचर। अगर मैं बात करता हूँ नेचर की, प्रकृति की, पृथ्वी की, तो समय के साथ देखिए, समय के साथ यहाँ पर क्या मुझे विकास नजर आ रहा है। समय के साथ क्या मुझे नजर आ रहा है, विकास। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इन पेड़ों इनको देखते हुए हम ये कह सकते हैं, ये जो मेरे पेड़ इस समय पे है, ये मेरा एक एडवांस फीचर है, इसमें फूल भी मिल रहा है, सारी चीजें। तो यहाँ पर मुझे यहाँ तक मुझे कहीं फूल नहीं दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। तो हमारा ये कहीं न कहीं का एक विकास का क्रम है। तो आज हम इस अध्याय के अंतर्गत इन पेड़ों के बारे में ही समझेंगे और इस पेड़ों के बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अगर मैं पादप जगत की बात करता हूं, अब मैं बात कर रहा हूं पादप जगत की, यानी वनस्पति जगत की। तो बहुत सारे लोग ऐसे आए कि उन्हें वनस्पति जगत को अलग अलग हिसाब से उन्होंने समझाया और उन्हें वर्गीकृत किया। तो कुछ देखिए ऐसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या किया, कुछ प्लांट्स की जो कैटेगरी थी उन्हें दो सब, ये मान लीजिए कि मेरा प्लांट किंगडम है, जगत है, तो ये सब किंगडम हुआ, ये उपजगत हुए। तो उपजगत कितने हैं, दो, एक, दो। तो पहला क्या है मेरा, क्रिप्टोगेमी, दूसरा क्या है मेरा, फेनरोगेमी। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि क्रिप्टोगेमी के अंतर्गत देखिए हम किन प्लांट्सों को समझ सकते हैं और फेनरोगेमी के अंदर हम किन प्लांट्सों का अध्ययन कर सकते हैं। वो कौन से प्लांट्स के ग्रुप हैं जो फेनरोगेमी के अंतर्गत हम उन्हें अध्ययन करेंगे, और वो कौन से प्लांट्स की कैटेगरी में आने वाले वो ग्रुप्स हैं जिसे हम क्रिप्टोगेम्स में रख सकते हैं। तो देखिए क्रिप्टोगेम्स में मतलब यह है कि ये देखिए निम्न वर्ग के पौधे में लैंगिक अंग छिपे हुए पाए जाते हैं। यहां पर देखिए शब्द लिखा हुआ आपका क्रिप्टो। तो क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या है, हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ। तो यहां पर वो पौधे हैं जो मेरे पृथ्वी पर क्या उनकी शुरुआत हो रही है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा। अगर हम थैलोफाइटा की बात करते हैं तो थैलोफाइटा के अंतर्गत मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं, शैवाल मिल रहे हैं, ठीक। और थैलोफाइटा के अंतर्गत मुझे देखने के लिए क्या मिल रहे हैं मालूम है, यहां पर मुझे कवक भी मिल रहे हैं। और थैलोफाइटा के अंतर्गत देखने के लिए मुझे क्या मिल रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया मिल रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। लेकिन अब साइनोबैक्टीरिया की बात करते हैं क्योंकि इनको इस ग्रुप से हटा दिया है। अब केवल हम ये कह सकते हैं कि हमें इस थैलोफाइटा के अंतर्गत केवल हमें देखने के लिए शैवाल ही मिलते हैं। थैलो का मतलब क्या होता है हम समझाएंगे, देखो अभी। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, तो ऐसे पौधे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, निम्न वर्ग के पौधे, अर्थात हम इन्हें क्या कहते हैं, निम्न वर्ग के पौधे, लोअर प्लांट्स। हम इन्हें क्या करते हैं, निम्न वर्ग के पौधे, लोअर प्लांट्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कहीं भी सेक्सुअल अंग हैं वो छिपे हुए दिखते हैं, सीड्स और फ्लावर्स यहाँ पर नहीं पाए जाते। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत जो मेरा क्रिप्टोगेम्स है या क्रिप्टोगेमी है, उसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं हमें देखने के लिए थैलोफाइटा मिलता है, हमें ब्रायोफाइटा मिलता है, टेडोफाइटा मिलता है। थैलोफाइटा में मुख्य रूप से हम शैवालों का अध्ययन करेंगे। अब इसे थैलोफाइट क्यों कहते हैं ये हम अच्छी तरह से अभी तुम्हें समझा भी देंगे। देखिए थैलो का मतलब होता है थैलो, ठीक। तो थैलो के शब्द मतलब उससे कहते हैं कि ऐसा प्लांट की कैटेगरी में जहां पर जड़, तना और पत्ती नहीं मिल रही है। तो जहां पर जड़, तना, पत्ती नहीं मिलती तो उसे हम क्या कहते हैं, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में वो आएंगे जैसे शैवाल आएंगे, शैवाल में न तो मुझे जड़ मिलती है, न तना मिलता है, न पत्ती मिलती है। तो ये थैलोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं, ठीक है। अगली बात, फेनरोगेमी। फेनरोगेमी के अंदर हम देखिए उन्हें रख सकते हैं कि जहां पर मुझे जननांग जो होते हैं ना,
उनके मुझे स्पष्ट प्रमाण मिल रहे हैं। हम ये कह सकते हैं यहाँ पर सीड स्पष्ट रूप से पाए जाते हैं, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक, तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म यहाँ पर मुझे देखे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं पादप जगत की, तो थोड़ा हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं पादप जगत की जब बात हो रही है पादप जगत की, तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है पादप जगत की। तो हम इस अध्याय में पादप जगत की अगर हम बात करते हैं तो हमें खूब पता है कि हमें देखने के लिए प्लांट्स मिलते हैं, अर्थात हमें देखने के लिए पौधों की विभिन्न कैटेगरियां मिलती हैं। तो देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं तो प्लांट्स कैसे होते हैं। सबसे देखिए पादप जगत के सभी सदस्य, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा पादप जगत है, जिसे मैं वनस्पति जगत भी कहता हूँ, तो इसके अंतर्गत जितने भी सदस्य आएंगे, सदस्य का मतलब यह है कि यहाँ पर जितने भी मेरे पौधों के ग्रुप देखने के लिए मिले, मुझे थैलोफाइटा मिल रहा है, मुझे ब्रायोफाइटा मिल रहा है, मुझे टेरिडोफाइटा मिल रहा है, मुझे जिम्नोस्पर्म मिला है, मुझे एंजियोस्पर्म मिला है, तो जितने भी हमें देखने के लिए यहाँ पर जो प्लांट्स के ग्रुप मिल रहे हैं, तो पहली बात यह है कि उनके लिए कि उनमें सभी में पहली बात तो यूकैरियोटिक सेल मिलेगी। तो इनमें पहली बात यह है कि हमें देखने के लिए क्या मिलेगी, यूकैरियोटिक सेल। इनके अंतर्गत पहली बात हमें यहाँ पर यूकैरियोटिक सेल देखने मिलेगी। दूसरी बात ये स्वयं पोषी होते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक, स्वयं पोषी उसे कहते हैं जो अपने आप खाना बना सकते हैं। तो प्लांट्स को देखिए, ये है क्या, सन। तो ये प्लांट्स वो होते हैं जो अपने आप खाना बना सकते हैं, तो इसी को मैं क्या कहता हूं, स्वयं पोषी। तो हम यहां पर देखिए ये बात जगह वनस्पति जगत के अंतर्गत आने वाले जितने भी सदस्य, पहली बात उनकी बॉडी में देखने के लिए मुझे यूकैरियोटिक सेल मिल रही है। दूसरी बात वो खाना अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, या प्रकाश संश्लेषी, वो खाना क्यों बना सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखने के लिए मुझे क्लोरोफिल मिल रही है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिल रहे हैं। वही तो देखो लिख दिया मैंने, वही तो देखो लिखा है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलते हैं। और दूसरी बात अचल होते हैं, ज्यादातर कंडीशन में मुझे अचल दिखते हैं। अचल का मतलब एक जगह पर ये मुझे फिक्स हैं। ठीक, एक जगह पर क्या है, फिक्स, अर्थात नॉन मोटाइल है। इसे मैं कहता हूं अचल। अचल का मतलब होता है अचल का मतलब तो चल नहीं सकता, ये शब्द लिखा है जैसे अचल। ठीक है, अका मतलब होता है नहीं, और चल का मतलब होता है चलना, जो नहीं चलता है एक जगह से दूसरी, जो चल नहीं पाता है उसी को मैं अचल कहता हूं। तो ये चीज क्या है, अचल। इतनी बात समझिए पहले यहां पर। अगली बात, जब ये खाना अपने आप बना लेते हैं। दूसरी बात, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है सेल वाल, उसमें मुझे सेल्यूलोज पाया जाता है। तो जब मैं इसकी जो सेल वाल यूकैरियोटिक सेल है, इसकी जो यूकैरियोटिक सेल है, उस यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत मुझे यहां पर देखने के लिए क्या मिल रही है, सेल वाल, सेल की बाल, जिसे मैं क्या कहता हूं, कोशिका भित्ति, जिसे मैं क्या कहता हूं, कोशिका भित्ति। तो ये जो कोशिका भित्ति मिल रही है, यह सेल्यूलोज की बनी होती है। ये किसकी बनी होगी, सेल्यूलोज की। तो इनके लिए इनकी जो कोशिका की भित्ति होती है, पहली बात जिसे मैं सेल वाल कहता हूं, दूसरी बात वो सेल्यूलोज की बनी है। अगली बात देखिए यहां पर क्या है, प्लास्टिक मुक्त पाए जाते हैं। भैया जब ये खाना अपने आप बना रहा प्यारे बच्चों, तो यहां पर देखने के लिए प्लास्टिक्स मिलेंगे ही। तो यहां पर क्या, प्लास्टिक्स पाए जाते हैं। ये प्लांट्स की मेन कैटेगरी है। अगर वो प्लांट्स की कैटेगरी में आ रहा तो उनके पास देखिए ये सारी चीजें होंगी, तभी उसे प्लांट्स की कैटेगरी में हम उसे रख देते हैं। दूसरी बात देखिए, अब कंडीशन में और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे देखिए यहां पर पादप की जीवन अवधि में, यानी कि जो पौधे होते हैं उनकी जीवन अवधि में पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो हम यहां पर यह भी बात कह सकते हैं, अगर मैं बात करता हूं पादपों की, तो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उनका जो जीवन चक्र होता है, उसके जीवन चक्र में हमें देखने के लिए पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। भैया ये पीढ़ी एकांतरण क्या है, देखिए यहां पर समझिए। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं,
पीढ़ी एकांतर में जैसे मान लीजिएगा ये है मेरे प्लांट्स की कैटेगरी में आने वाली, तो पहले देखिए यहाँ पर पीढ़ी एकांतर मिल रहा है, तो हमें यहाँ पर देखने के लिए तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें स्पोरोफाइट फेज मिली है, जिसे मैं कहता हूँ बीजाणुविद प्रावस्था। तो यहाँ पर देखिए अब बीजाणुविद प्रावस्था किसे कह सकते हैं, देखिए अभी देखते हैं हम यहाँ पर। पहली बात यह डिप्लॉयड अवस्था होती है, जैसे कि ये है, जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, इधर की साइड पर ये जो मेरी चल रही है ये है देखिए स्पोरोफिटिक प्रावस्था, जिसे मैं कहता हूँ बीजाणुविद प्रावस्था। ये है मेरे बीजाणुविद प्रावस्था। तो यहां पर देखने के लिए पहली बात हमें क्या ये मिलेगी, डिप्लॉयड। यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या मुझे डबल मिलेगी, इतनी समझिए। 2n का मतलब है यहां पर क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, डबल। अथवा प्लांट्स की इस प्रावस्था में हैप्लॉइड स्पोर्स म्यूसिस द्वारा बनते हैं। तो पहली बात यहाँ पर यह है कि मुझे यहाँ पर क्रोमोसोम्स की संख्या मिलेगी, मुझे यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या इसमें क्या मिलेगी, गुणसूत्र संख्या क्या मिलेगी यहाँ पर, डबल। ठीक, ये देखो डबल। दूसरी बात इसमें हैप्लॉइड स्पोर्स म्यूसिस द्वारा बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इस चित्र को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहता हूं युग्मनज, इधर देखिए ये है युग्मनज, जिसे हम कहते हैं जाइगोट, युग्मनज कैसे बना, एक तो इधर से आया गैमीट, एक इधर से आया। जब दोनों गैमीट आते हैं, एक गैमीट इधर से और एक गैमीट इधर, जब दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक, जब दोनों आपस में मिलेंगे तो मेरा ये जाइगोट बन जाता है। ठीक, तो ये चीज देखिए हैप्लॉइड है, ये चीज हैप्लॉइड है। जब ये दोनों पास में आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिप्लॉइड। तो इसे मैं कहता हूं क्या, डिप्लॉइड प्रावस्था। तो डिप्लॉइड प्रावस्था अब धीमे धीमे क्या करे, युग्मनज क्या करेगा, अब युग्मनज धीमे धीमे वृद्धि करेगा तो क्या बनाएगा, स्पोरोफिट। ये बन गया पूरा स्पोरोफाइट। अब इस स्पोरोफाइट के अंतर्गत म्यूसिस होगी। अब यहां पर क्या होगी, म्यूसिस। ठीक है, म्यूसिस से अब यहां पर क्या बनाएगा, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये देखो बन गया हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, इधर बन गया मेरा मेल और इधर बन गया मेरा फीमेल। तो ये क्या बन गए, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक, तो हैप्लॉइड स्पोर्स देखिए मुझे यहां से लेके यहां तक इस स्टेज में मिल रही। अब वे हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं, एक है मेरे पास मेल और एक है मेरे पास फीमेल। तो मान लीजिए ये है मेरे पास मेल और ये है मेरे पास फीमेल। तो दोनों है क्या करेंगे, यहां पर देखो वृद्धि करेंगे। ठीक, अब जैसे ये वृद्धि करेंगे अब इनके ऊपर गैमीट बनेंगे। अब देखिए यहां पर, अब मेरी यहां पर क्या स्टार्ट होगी, गैमीटोफाइट प्रावस्था। गैमीटोफाइट मतलब गैमीटोफाइट प्रावस्था, अर्थात मैं इसे कहता हूं युग्मकोद्भिद प्रावस्था। अब मैं इसे क्या कहता हूं, युग्मकोद प्रावस्था। अब देखो यहां पर युग्मकोद प्रावस्था स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अगुणित अवस्था हैप्लॉइड स्टेज, ये देखो हैप्लॉइड स्टेज, यह प्लांट्स की इस प्रावस्था में हैप्लॉइड गैमीट्स माइटोसिस द्वारा बनते। अब यहां पर देखिए माइटोसिस के द्वारा क्या बनेंगे, यहां पर गैमीट्स। ये बन गए मेरे पास गैमीट। गैमीट को मैं क्या कहता हूं, युग्मक। ठीक, ये बन गए गैमीट, ये बन गए। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स की कैटेगरी में देखिए दो चीज आ रही है देखने के लिए, दो प्रावस्था आ रही है। एक तो ये आ रही है, एक इससे आ रही है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, दूसरी भाषा में प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए समझिए, हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कि इसे मैं कहता हूं पीढ़ी एकांतर। इसे मैं कहता हूं, एक तो मेरे पास आई है स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक तो हमारे पास क्या आ रही है, जनरेशन अर्थात पीढ़ी। एक तो है मेरे पास स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक तो जनरेशन ये आ गई। ठीक, और एक आएगी गैमीटोफिटिक जनरेशन। ये है मेरे पास क्या, युग्मकोद भेद पीढ़ी। तो एक है मेरे पास, उधर है मेरे पास बीजाणुविद मेरे पास पीढ़ी, और दूसरी है मेरी युग्मकोद भेद पीढ़ी। यानी हम इसे कहते हैं ये मेरे पास क्या है,
गैमेटोफिटिक जनरेशन, और उधर देखने के लिए मुझे क्या मिली है, स्पोरोफिटिक जनरेशन। तो यहाँ पर थोड़ी बात को दिमाग में समझिए यहाँ पर कि देखिए एक पीढ़ी ये है, एक पीढ़ी ये है, ये पीढ़ी जब जाएगी तो ये पीढ़ी आएगी, ये वाली पीढ़ी, ठीक है, ये पीढ़ी जा रही है तो ये पीढ़ी, अब जैसे ये पीढ़ी जाएगी तो ये पीढ़ी आएगी, अर्थात ये जा रही है ये आ रही है, ठीक, अब ये जा रही है ये जा रही है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं एक पीढ़ी जा रही है दूसरी आ रही है, एक पीढ़ी जा रही है दूसरी आ रही है, तो एक पीढ़ी जा रही है दूसरी पीढ़ी आ रही है, तो ये वाली पीढ़ी जो है इसके ऊपर डिपेंड है और ये वाली इसके ऊपर डिपेंड है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो जो पीढ़ी इसके ऊपर निर्भर है वो पीढ़ी उसके ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती है, उसी को मैं कहता हूँ क्या, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि पीढ़ी एकांतर, उसी को मैं क्या कहता हूँ, पीढ़ी एकांतर। मतलब एक पीढ़ी आ रही है दूसरी आ रही है, एक पीढ़ी आ रही है दूसरी, एकांतर क्रम बना हुआ है, उसी को कहता हूँ पीढ़ी एकांतर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मेरे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की कैटेगरी में देखने के लिए हमें मुख्यतः हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि हमें उनकी लाइफ साइकिल में, उनके जीवन चक्र में हमें पीढ़ी एकांतरण देखने के लिए मिलता है। ये बात यहाँ पर कही गई है, उसे हमने देखो समझा दिया है। अब हम देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या करें, आवृत बीजी एंजियोस्पर्म्स, आवृत बीजी के वर्गीकरण में हम आकार की मतलब होता है ये आकार, ये देखिए आकार का मतलब होता है आर का मॉर्फोलॉजी, उसके बाहर के कैरेक्टर्स को, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है आकार की का मतलब होता है उसके आकार के, उसके बाहर के कैरेक्टर्स को देखो, ठीक है, उसके तने को देखो, ठीक, इसके तने को देखो, इसकी पत्तियां देखो, इसकी शाखाएं देखो, इसकी फली देखो, इसके फूल्स देखो, इसकी बहुत सारी चीजें देखो, इसकी बाहर से जो चीज देखी जाती है उसी को हम कहते हैं आकार की। तो देखो क्या करा है, आवृत बीजी के वर्गीकरण में हम आकार की, जब हम आवृत बीजी जो एंजियोस्पर्म प्लांट की कैटेगरी में जो हमारे पुष्प वाले पौधे आते हैं, जब हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या देखा है, उसके आकार के, उसके बाहर के गुण, जैसे प्रकृति, वो किस प्रकृति में है, कैसा नेचर है प्रकृति का, दूसरी बात उसका रंग कैसा है, उसकी पत्तियों की संख्या कैसी है, तथा आकृति के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो बहुत सारी चीज देखते हैं, तो इनके जो बाहर के कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, या हम इसे कहते हैं कायक लक्षण, ठीक, कायक लक्षण, ठीक है। तो इनकी चीज देखते हैं। उसके अलावा हम इसके जो एंडोशियम है, ठीक है, तो हम एंडोशियम की बात करते हैं, तो एंडोशियम की भी हम कहीं पर बात करें तो उस एंडोशियम की भी अगर हम बात करें, जैसे मैंने पुमंग ले लिया तो उस एंडोशियम की हम कंडीशन देखेंगे वो कैसा है कैसा नहीं, इस कंडीशन को चीर के देखेंगे, इसकी देखो किस प्रकार से, इन सारी चीज़ों को हम देख करके हम वर्गीकरण करते हैं। तो वही देखो इसमें लिखा है। दूसरी बात, वे मुख्यतः कायक गुणों तथा पुमंग की रचना के आधार पर है। तो बहुत सारे ऐसे वर्गीकरण हैं, आवृत बीजों का वर्गीकरण हम करते हैं। तो मैं उससे पहले प्लांट है, कोई पौधा है, तो पौधे को पहले बाहर से संरचना देखूंगा, भैया वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, उसका तना कैसा है, उसमें पत्तियों का क्रम कैसा है, उसमें फूल का क्रम कैसा है। तो ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पर आवृत बीजों में इस प्रकार से हम अध्ययन करते हैं। तो ऐसा देखो हम अध्ययन पहले करते थे, तो हम यहाँ पर देखो ये कह सकते हैं लीनियस के अनुसार, जो कैरोलस लीनियस थे तो उनके अनुसार ऐसा वर्गीकरण जो था हम उससे करते थे, ऐसे वर्गीकरण हम कहते थे कृत्रिम वर्गीकरण। तो मान लीजिए मैंने ऐसा कोई वर्गीकरण शुरू में जब हमारे विज्ञान धीमे धीमे डेवलप हो रही तो हमने वर्गीकरण करना सीखा। तो वर्गीकरण करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं प्यारे बच्चों, धीमे धीमे, उस समय हमारा दिमाग इतना विकसित नहीं था, तो हमने क्या किया, हमने धीमे धीमे सब चीज़ को समझा, जाना, फिर हमने जान कर उस चीज़ को लिखा। फिर भी और भी लोग ऐसे आए, ऐसे वैज्ञानिक आए, उन्होंने और अच्छा काम कर दिया, तो उन्होंने और अच्छा वर्गीकरण दिया, फिर और वैज्ञानिक आए। तो इस प्रकार से हम कहते हैं धीमे धीमे हमारे वर्गीकरण में क्या निखार आता जाता है। ठीक, पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, फिर 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। तो क्लासिफिकेशन में धीमे धीमे क्या निखार आता जा रहा है। निखार कैसे आ रहा है, समय के अनुसार आता जा रहा है। लेकिन पहले हमारा वर्गीकरण ऐसे ही करते थे, तो उस वर्गीकरण को हमने क्या कहा था, कृत्रिम वर्गीकरण। यह प्रारंभिक एवं पुराना था। प्रारंभिक का मतलब यह है कि सबसे पहले हमने पिछली कक्षा में तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाया है कि सबसे पहले क्या
सबसे पहले धीमे धीमे क्या मेरी पृथ्वी की शुरुआत हुई, तो जैसे जैसे लोग आते गए, जितने प्रकार की उनकी समझ सी, तो उसी प्रकार से वो वर्गीकरण देते रहे। तो उसे मैं कह सकता हूँ या तो पुराना कह सकता हूँ या मैं ये कह सकता हूँ मेरा प्रारंभिक वर्गीकरण था। तो ये तो क्या कर रहा है, प्रारंभिक या पुराना मेथड था। देखिए ये कुछ ही आकार की लक्षणों पर आधारित था। तो शुरू में जब हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं तो हम उसी प्रकार से पढ़ते हैं, उतने ही लक्षणों को समझते हैं, उतने के ऊपर हम अध्ययन करते हैं। समय के साथ चेंजिंग आती जाती है। समय के साथ जैसे साइंटिस्ट आते हैं उन्होंने ज़्यादा अध्ययन किया, समय के साथ और साइंटिस्ट आए उन्होंने और ज़्यादा अध्ययन किया, समय के साथ और साइंटिस्ट आए उन्होंने और अध्ययन किया। तो प्यारे बच्चों हमें यहाँ कह सकते हैं कि समय के साथ देखिए यहाँ पर क्या चेंजिंग आ रही है, और समय के साथ ही जब हम सारा काम करते रहते हैं तो हमारे वर्गीकरण में क्या आता रहता है, निखार आता रहता है। ठीक, तो हम देखें स्वभाव, रंग, कलर, पत्तियों की संख्या इत्यादि के ऊपर ये सब क्या है, एक कायक लक्षण और एंडोसिन लक्षण जो थे, ये सब इन लक्षणों की अगर हम बात करें तो हमने इसके ऊपर जो वर्गीकरण किया था, तो ये सारा वर्गीकरण हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ज्यादा लक्षण तो हमने अध्ययन नहीं किया था, हमने कुछ ही लक्षणों को समझा। बाहर से छोटे मोटे पेड़ों को देख लिया, भाई छोटा है तो छोटे ग्रुप में डाल दिया, उससे थोड़ा बड़ा है तो बड़े ग्रुप में डाल दिया, वो ज्यादा बड़ा है तो उसे उस ग्रुप में डाल दिया। तो छोटे मोटे लक्षणों को देख करके क्या हमने क्लासिफिकेशन प्यारे बच्चों किया। तो हमने देखो प्लांट्स को छोटा है उसे हर्ब्स में डाल दिया, उससे कुछ बड़ा है उसे झाड़ी में डाल दिया, और सबसे बड़े हैं उसे ट्री में। तो हमने केवल बाहरी संरचना को देख करके ये क्लासिफिकेशन किया था, इसे हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन में देखिए बहुत सारी कमियां थी। क्या कमियां थी, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो हमारा कृत्रिम वर्गीकरण था, इस कृत्रिम वर्गीकरण की बहुत सारी कमियां थी। पहली बात, इस वर्गीकरण में बहुत ही समीप वाली संबंधित ठीक जातियों को अलग कर दिया था। बहुत सारी ऐसी जातियां थी पास की थी, उन्हें अलग कर दिया। उन्होंने देखिए कुछ इस प्रकार के जीव थे कि जो उड़ सकते थे, उड़ने वाले में डाल दिया कि भाई ये उड़ने वाले जीव हैं तो उड़ने वाली कैटेगरी में डाल दूं। लेकिन कुछ जीव ऐसे भी तो थे कि वो उड़ रहे हैं, अंडे दे रहे हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो बच्चे भी देते हैं, जैसे चमगादड़ देती थी। उसके अलावा कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ। ठीक, बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे भी मुझे मिल जाते हैं मछलियों के साथ साथ जो मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि बैल। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा बहुत देखा कि भाई जो यहाँ पर रह रहा वातावरण उसे कर दो, उड़ रहा है तो उसे अलग कर दो, जो जमीन पर रह रहा है तो उसके साथ। तो ऐसे तो ज़्यादा करेक्ट नहीं लिया था। इसका कारण था वे बहुत ही कम। इसका मतलब कि ज़्यादा हमने अध्ययन नहीं है, कुछ ही अध्ययन को लेकर के हमने कर दिया। तो इसकी देखो कमियां थी। दूसरी बात, इसमें कायक तथा लैंगिक लक्षणों को समान मान्यता दी गई थी। जहाँ में लैंगिक लक्षण है और कायिक लक्षण है उन दोनों को समान ही कर दिया, अरे समान है चलो हटाओ डाल दो। तो यहाँ पर इसकी कमियां थी बहुत सारी। ये पहली बात रिजेक्ट चल रहा है, इसमें मान्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्राय पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। कायक का मतलब होता है उसकी बाहर की संरचना। धीमे धीमे मेरी पृथ्वी पर समय के अनुसार मौसम बदल रहा है, समय के अनुसार चेंजिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं उसमें धीमे धीमे देखने के लिए हमें उसकी प्रकृति में चेंजिंग होता रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझनी चाहिए थी। देखिए, कृत्रिम वर्गीकरण के बाद मेरा प्राकृतिक वर्गीकरण आया। कृत्रिम वर्गीकरण के बाद क्या आया, मेरा प्राकृतिक वर्गीकरण। तो प्राकृतिक वर्गीकरण की देखते हैं। तो प्राकृतिक वर्गीकरण में जीवों में प्राकृतिक संबंध एवं बाह्य गुणों के साथ साथ, ठीक है, बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परासंरचना। तो देखिए कृत्रिम वर्गीकरण वो आया था, कृत्रिम जो वर्गीकरण था उसमें हमने बाहर की संरचना का पहले अध्ययन किया। अब मेरे पास आ गया प्राकृतिक। प्राकृतिक में हम देखते हैं हमने बाहर की संरचना का तो अध्ययन किया ही है, उसके साथ साथ अब हम उसके अंदर की भी, ठीक, तो हम प्रकृति से संबंध देख रहे हैं उसके बाह्य गुणों के साथ साथ। ये देखो कह रहा है बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों, जैसे कि हम उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी किस प्रकार के अंदर की संरचनाएं, उसकी एनाटॉमी को पूरी को देखेंगे। उसके अलावा भ्रूण विज्ञान को भी समझेंगे कि आखिर में उसमें भ्रूण का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक। उसके अलावा देखेंगे प्लांट केमिस्ट्री, और जो मेरा प्लांट है उस प्लांट के अंदर हम ये भी देखते हैं कि हमें प्लांट वगैरह जो मिल रहे हैं उस प्लांट के अंदर में किस प्रकार का हमें केमिकल वगैरह मिला है। तो हम सारी चीज़ को देखिए, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो मेरा कृत्रिम वर्गीकरण था
उस कृत्रिम वर्गीकरण से ये मेरा जो प्राकृतिक वर्गीकरण है, ये प्राकृतिक वर्गीकरण क्या है, कहीं ज्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इसके आधार पर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अध्ययन। तो हमने यहाँ पर अब वर्गीकरण करना है किसी पौधों का। तो मैंने ये बेस ले लिया, एक तो ले लिया आकार की, इसमें बाहर के लक्षणों को देखेंगे। दूसरी आंतरिक संरचना, इसमें हम अंदर के लक्षण देखेंगे। बाहर से देख लेंगे पेड़ छोटा है, बड़ा है, कैसा है, उसकी संरचना कैसी है। अंदर से, अब उसके अंदर से हिस्ट्री को काट के देखेंगे, उसके प्लांट्स की थोड़ा समझेंगे सेल के बारे में। तो हम अंदर के लक्षणों को देख रहे हैं। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि उसमें पाए जाने वाला जो रसायन है, उसके अंदर दूध कैसा निकला है, यानी उसका केमिकल कैसा निकल रहा है, उसके अंदर तेल है तो तेल कैसा निकल रहा है। तो ये सारी चीज को हम यहाँ पर देखते हैं। उसके अलावा भ्रूण विज्ञान, तो जो मेरे प्लांट्स हैं, तो उसके बाद हम देखेंगे कि जो मेरा प्लांट्स है, प्लांट्स में पहले युग्मनज बना। तो मान लीजिए को मेरे प्लांट्स हैं, तो हम प्लांट्स में ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये है मेरे पास एक मेल गैमीट, ये है मेरे पास मेल गैमीट, और ये है मेरे पास फीमेल गैमीट। अब ये गैमीट दोनों पास में आएंगे। ठीक है, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, युग्मनज यानी कि जाइगोट। क्या बन जाएगा मेरा, जाइगोट। ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है। अब ये क्या बन जाएगा, डिप्लॉइड। अब इसके बाद क्या बनेगा, भ्रूण। तो इस भ्रूण की मुझे स्टडी देखें, इस भ्रूण की स्टडी में हमने शामिल कर लिया यहाँ पर भ्रूण विज्ञान। हमने भ्रूणों का इसका अध्ययन भी हमने शामिल कर लिया। अपने प्राकृतिक जो क्लासिफिकेशन उसमें हमने भ्रूणों का अध्ययन कर लिया। उसके अलावा देखिए परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर में क्या है कि जो भी पेड़ है हम उसके पेड़ की सेल की स्टडी करेंगे। तो हमने यहाँ पर सेल की स्टडी भी कर ली। तो हमने यहाँ पर थोड़े लक्षण ज्यादा ब्रीफ ले लिए अच्छी तरह समझने के लिए। तो ये मेरा प्राकृतिक वर्गीकरण, तो ये बहुत अच्छा वर्गीकरण था। तो हम देखें यहाँ पर हम कायक लक्षणों की तुलना में अन्य लक्षणों पर जोर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए बाहर के लक्षणों पर ज्यादा यहाँ पर अच्छी तरह से जोर नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भैया बाहर के लक्षणों को देख करके तो मेरा कृत्रिम वर्गीकरण बना है। यहाँ पर थोड़ा अंदर की चीजों को ज्यादा देखेंगे। तो यहाँ पर अंदर की चीजों को देखते हैं। इस वर्गीकरण को देखिए जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। ठीक है, इस वर्गीकरण में विकासी संबंध को शामिल नहीं किया गया था। वर्गीकरण ये पूरा अच्छा था, सारी चीज अच्छी थी, केवल यहाँ पर उसके पिछले रिकॉर्ड को नहीं देखा गया, यानी कि उसका विकास कैसे होकर आ रहा है। केवल यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, विकासीय संबंध को शामिल नहीं किया गया। इसमें सारी चीज शामिल कर दी, विकासीय संबंध नहीं है। तो अगला हम देखेंगे वो कौन सा है जिसे हम कहते हैं जाति वृत्तीय। वहां पर हमने विकास को अच्छी तरह से शामिल किया है। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, उससे अच्छी तरह से विकास को शामिल किया है। तो अगला है मेरा देखो जाति वृत्ति। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, कि हम इस जगह पर हमने सारे कैरेक्टर्स जो थे प्राकृतिक वर्गीकरण में समझे थे, उसके साथ में हमने एक और जोड़ दिया। वो क्या था, विकास का क्रम। वो क्या था उसमें, विकास का क्रम। यहां पर हमने विकासीय संबंध को ऐड कर दिया। जब विकासीय संबंध को ऐड कर दिया तो भैया ये एक्सेप्टेड हो गया। अब ये सबसे ज्यादा जाने लगा। ठीक, अब इसमें पिछला उसका रिकॉर्ड देखते हैं। पिछला रिकॉर्ड क्या है, इसे पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो हम ज्यादातर ये कह सकते हैं जो हमारा ये वर्गीकरण है इसी को स्वीकार किया गया है। देखिए जीवन में विकास दोनों प्रकार का देखा जा सकता है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सरलता से जटिलता की ओर। देखिए समय के अनुसार धीमे धीमे परिवर्तन होता है, तो हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हमें सरलता से जटिलता की ओर जा रहे हैं। तो जब विकास होगा तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ होगा। दूसरी बात, क्लोरोफिल युक्त पौधे क्लोरोफिल रहित पौधों से अधिक प्राचीन है। दूसरी बात देखिए इस क्लासिफिकेशन की देखिए एक खास बात है कि इन्होंने ये कहा था कि ऐसे पौधे जिनके अंदर क्लोरोफिल मिल रहा है वो पुराने हैं, और ऐसे पौधे जिसमें क्लोरोफिल नहीं है वो क्या है, वो बाद में आए। तो इन्होंने ये कहा कि पहले पृथ्वी पर वो पौधे आए जिनके अंदर में क्लोरोफिल था, उन्होंने अपना खाना बनाना सीखा, क्योंकि सबसे पहले पृथ्वी पर वो आ रहा है जो अपना खाना बना रहा है। और ऐसे पौधे जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है वो तो किसी चीज के ऊपर निर्भर है, तो वो बाद में आए। तो इन्होंने क्या कहा, भाई पहले वो चीज आई, वो पौधे आए जिनके अंदर क्लोरोफिल था।
जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है वो तो बाद में है। क्लोरोफिल किसके अंदर नहीं है भाई? कवकों के अंदर नहीं होता है। तो इन्होंने कहा कि भैया पहले पृथ्वी पर वो आए जिनके अंदर मुझे क्लोरोफिल देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पर इन पॉइंट्स को देखो, पर विशेष ध्यान, पिछला रिकॉर्ड लेके चले। दूसरी बात इन्होंने देखो क्या कहा, दूसरी बात हमने कहा देखो विकास हमेशा अनुत्क्रमणीय होता है, अर्थात एक तरफ आगे की ओर ही होता है, कभी भी पूर्वजों की स्थिति में पीछे की ओर नहीं होता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए इसके ऊपर अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कि विकास हमेशा आगे की तरफ ही होता जाता, पीछे नहीं हो रहा। तो यहाँ पर देखिए जैसे प्रिमिटिव है कोई चीज़ यहाँ पर, तो यहाँ से आगे प्रिमिटिव पुरानी से नई की तरफ चलेगी, ठीक है, तो नई की तरफ चलेगी। जैसे स्थलीय पौधे, जलीय उपरिरोही एपीफाइट्स एवं मृतोपजीवी एवं परजीवी पौधों से अधिक प्राचीन है। तो यहाँ पर देखिए ये बात कही गई है कि यहाँ पर अगर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार के देखिए उपरिरोही एपीफाइट्स, एपीफाइट्स उसे कहते हैं ग्रोइंग ऑन अदर लार्ज प्लांट्स। तो एपीफाइट्स प्लांट्स ऐसे कहते हैं जो किसी और जो प्लांट्स है या किसी और जो बड़ा प्लांट्स है उसके ऊपर जो पाए जाते हैं। तो मान लीजिए कोई एक ऐसा कोई प्लांट्स है और इसके ऊपर हमें कोई दूसरा, ये देखिए दूसरा आएगा इसके ऊपर उग रहा है, ठीक, तो हम ये कह सकते हैं ये जो दूसरा किसी के ऊपर पाया जा रहा है ये बाद में आया है भाई, पहले वो आया है जो पृथ्वी पर था उसके ऊपर तो खाने के लिए दूसरे आ गए, पहले वही तो आया पृथ्वी पर जो अपने आप खाना बना सकता है। तो इन्होंने ये कहा कि पहले पृथ्वी पर वो आए, स्थलीय आए। तो इन्होंने देखो यहाँ पर क्या किया कि स्थलीय पौधे आए और जो जलीय जो बाद में थे उसका नाम मृतोपजीवी, ऐसे पौधे उपरिरोही, उपरिरोही उसे कहते हैं जो किसी के ऊपर उग रहे हैं, किसी के ऊपर उग रहे हैं एक पैरासाइट्स के रूप में, वो बाद में आए। सड़ी गली चीजों के ऊपर उगने वाले वो भी बाद में आए। परजीवी जैसे कि अमरवेल वगैरह और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने आप खाना नहीं बना सकते हैं, अच्छी अपना खाना नहीं बना सकते, उन्हें किसी ने के ऊपर थोड़े बहुत खाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा वो चीज़ बाद में आई है, पहले वो चीज़ आई है जो अपने आप स्वयं बना सकती है खाना। तो इन्होंने क्या कहा वही सबसे क्या है प्राचीन है। तो ऐसे प्लांट्स जो सबसे प्राचीन, ये वाले प्लांट्स बाद में आए जो किसी को खा रहे हैं किसी के ऊपर, ये बाद में आए। अब देखो सरल एवं अशाखित तने, अब ऐसे सरल एवं अशाखित तने, अब मान लीजिए ऐसा कोई पेड़ है, हम यहाँ पर पिछले रिकॉर्ड को देख रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम कह सकते हैं कोई एक ऐसा पेड़ है इसमें किसी भी प्रकार की कोई शाखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार की शाखा नहीं। अब दूसरा पेड़ एक ऐसा है, यहाँ पर देखिए इसे शाखा मिली है, इसे मिली है, इसे मिल रही है, इसे मिल रही है, इसे मिल रही है, इसे मिल रही है, इसे मिली, इसे मिले। तो इन्होंने देखो ये कहा कि पहले ये पेड़ आए, ये शाखा वाले पेड़ तो बाद में आए। यही तो देखो कह रहा है सरल एवं अशाखित, अशाखित का मतलब अशाखित, यहाँ पर शाखा नहीं है, ये है अशाखित, और ये क्या है पेड़ शाखित। तो इन्होंने ये कहा था कि ये शाखित जो शाखा ये तो पेड़ बाद में आए। तो सरल एवं अशाखित तने शाखित तने से अधिक प्राचीन है, इससे ये पुराने। तो उन्होंने कहा ये प्राचीन है, पुराना है भैया, और ये नया है। उन्होंने क्या किया, ये नया है अर्थात ये एडवांस है। भैया पहले पेड़ बे आए उन्होंने किसी प्रकार की कोई शाखा नहीं थी, शाखा तो धीमे 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 समय के साथ चेंजिंग हुई और उसमें शाखा ये बाद में आई। तो ये चीज़ देखिए, इसमें फाइलोजेनेटिक जो मेरा क्लासिफिकेशन है यहाँ पर हम पिछले रिकॉर्ड को देख के चल रहे हैं। हम जो पुराना है पहले उसे हम कहते हैं प्रिमिटिव, और जो नया है उसे हम कहते हैं एडवांस। दूसरा देखिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखो एक और, अब इन्होंने देखिए एक और देखो देखो क्या करा है, सरल पत्तियों, जो सरल पत्तियां होती हैं और संयुक्त पत्तियों से अधिक प्राचीन। तो इन्होंने कहा ये पत्तियां जो सरल, जैसे सरल पत्तियां हैं बिल्कुल ये, ठीक, बिल्कुल पत्ती क्या है एकदम सरल है। तो उन्होंने कहा ये पत्ती क्या है मेरी सरल। अब संयुक्त पत्ती जो है, ठीक, ये कटी कटी सी ऐसी विभिन्न प्रकार की और भी कंडीशन की मुझे मिल जाती है, ऐसी कटी फिटी मिल जाती। तो उन्होंने ये क्या किया, ये क्या है, ये प्राचीन, ये पुरानी है, ये एडवांस है। पहले ये आई है फिर बाद में ये आई है। तो फाइलोजेनेटिक
फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वो है जिसे मैं जातिवर्तीय क्लासिफिकेशन कहता हूँ, जातिवर्तीय वर्गीकरण कहता हूँ। ये वो वर्गीकरण है जहाँ पर हम पिछला हिस्ट्री देखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे देखिए इससे ये पता लगता है कि समान टैक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इसके जो पूर्वज थे ये विभिन्न प्रकार के बहुत सारे प्लांट्स बन गए। तो हमें ये कह सकते हैं भैया ये प्लांट्स कहीं ना कहीं उन प्लांट्सों से आ रहे हैं जो पहले क्या है धीमे धीमे पृथ्वी पर आए, धीमे धीमे उनमें मॉडिफिकेशन हुआ, समय के अनुसार चेंजिंग हुई, फिर धीमे धीमे मेरे ये प्लांट्स हुए। तो इन सब का एक ही क्या है पूर्वज, एंसेस्टर क्या है इनका, एक ही एंसेस्टर है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें वर्गीकरण की हमें देखिए एक तो हमें देखने के लिए देखो कृत्रिम वर्गीकरण मिला, दूसरा हमें प्राकृतिक वर्गीकरण भी हमने थोड़ा देखा जिसे बेंथम हुकर ने दिया था, ठीक। इससे पहले हमें से बेंथम हुकर ने हमें दिया था। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर कह सकते हैं हमें देखिए वर्गीकरण की अन्य पद्धतियाँ भी हमें देखने के लिए मिली। तो देखिए वर्गीकरण की अन्य पद्धतियों के बारे में देखते हैं। तो वर्गीकरण की देखो अन्य पद्धतियाँ भी हैं, ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ कीमोटैक्सोनॉमी। तो वर्गीकी में रसायनों के अनुप्रयोग को रासायनिक वर्गीकी कहते हैं। तो ये वो रसायन वर्गीकी के पहले मतलब समझते हैं। जैसे कीमो मतलब यहाँ पर कीमो का मतलब होता है किसी भी केमिकल से, ठीक। तो हम ऐसी बात करते हैं इससे हम किसी भी केमिकल के बारे में पता लगा सकते हैं कि आखिर में हम ये कह सकते हैं ऐसा कौन सा केमिकल है जिससे हम ये कह सकते हैं कि भैया ये क्या है। ऐसे केमिकल के बारे में पता कर ये केमिकल उससे बिलोंग करता है। हम केमिकल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कीमोटैक्सी का मतलब ये है, देखिए यहाँ पर पादपों के रासायनिक लक्षणों का उपयोग प्रारंभ से ही पादप वर्गीकरण में किया जाता रहा है। तो देखिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो जहाँ में देखो क्या करा है एपियसी एवं लेमियसी फैमिली के सदस्यों में। तो देखिए एक तो मेरे पास एपियसी फैमिली और दूसरी है मेरे पास लेमियसी फैमिली। एपियसी फैमिली के कुछ इस प्रकार के मुझे पौधे मिल रहे हैं और दूसरी मेरी फैमिली ऐसी है जिसे मैं कहता हूँ लेमियसी, उस फैमिली के मुझे कुछ पौधे ऐसे मिले हैं। तो दोनों फैमिली के पौधों की थोड़ी मैं कंपेरिजन करके देखता हूँ। तो उनकी फैमिली में उपस्थित एक तेल होता है जिसे हम कहते हैं वाष्पशील तेल। तो उनके कुछ सदस्य ऐसे कि वहाँ पर वाष्पशील तेल निकल रहा है, ऐसा तेल निकल रहा है जिस तेल को मैं देखता हूँ वाष्प के रूप में उड़ता है और उसकी खुशबू हमारी नाक में आती है। तो देखो कह रहा है तो उनकी जो गंध आती है इन गंध से पहचानने में सहायक होती है। तो माना हम पहचान सकते हैं, अर्थात सुगंध के आधार पर इन फैमिली के सदस्यों को आसानी से पहचाना जा सकता है। हम आसानी से अब उससे रिलेटेड हम देखें, अब मान लो लेमियसी फैमिली के और भी सदस्य देखो उनकी हम देखते हैं उसमें तेल निकल रहा है। तो हमें कहेंगे भैया ये तो एपियसी फैमिली का हमें ऐसा दिख रहा है कि एपियसी फैमिली की खुशबू ऐसी है। तो उसने देखा भाई इसके तो और भी मुझे मिल गए प्लांट, भैया इसकी खुशबू तो एपियसी फैमिली से मिल रही है, इसे एपियसी फैमिली में डाल दो। एक मुझे ऐसा मिल गया कि उसके लेमियसी फैमिली का, लेमियसी फैमिली के कुछ प्लांट्स की हमने देखी खुशबू हमें अलग लग रही है। तो मुझे और भी पेड़ ऐसे मिल गए कि मैंने उनका तेल देखा तो उनमें भी ऐसी खुशबू बनी, ये तो उसी कैटेगरी में डाल दो, इसकी तो खुशबू मुझे उससे मिलती नहीं है। तो हम यहाँ पर खुशबू के आधार पर भी पहचान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए एपोसाइनेसी एवं एस्केल्पिडिएसी। तो ये भी देखिए दो फैमिली हैं, इन फैमिली के सदस्यों की पहचान इनसे पाए जाने वाले दूध या लेटेक्स से होती है। तो देखिए एक फैमिली हमारी एपोसाइनेसी और एक फैमिली है मेरी एस्केल्पिडिएसी, ठीक है, एस्केल्पिडिएसी। तो इस फैमिली के मैं देखता हूं तो देखिए इस फैमिली के कुछ सदस्य हैं, उस सदस्यों के बीच को जब मैं देखता हूँ काट कर तो उसमें देखो दूध निकलता है जिसे मैं कहता हूँ लेटेक्स। तो लेटेक्स इस प्रकार का निकल रहा है कि मुझे और भी प्लांट्स अगर देखने के लिए मिल रहे हैं तो मैंने उस दूध की पहचान की केमिकल की कि ये तो केमिकल मुझे भाई एपोसाइनेसी फैमिली के सदस्यों मिल रहा है और ये मुझे यहाँ भी मिल रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, हो सकता है ये भी सदस्य कहीं न कहीं इसी का भी सदस्य हो, ये वाला पेड़ भी इसी का भी सदस्य हो, पहले कभी इसका पूर्वज रहा हो। तो इसी प्रकार से हम बात करते हैं एस्केल्पिडिएसी। तो एस्केल्पिडिएसी के अंदर भी पाए जाने वाले कुछ ऐसे सदस्य मिले कि मैंने उसका दूध देखा निकाल करके, लेटेक्स देखा तो भैया इसका दूध तो ऐसे मिल रहा है। अब मुझे एक दो पेड़ और मिल गए तो मैंने उसके दूध की पहचान की
तो उसका जो दूध था, जैसे मैं केमिकल कहता हूँ, वो निकला उसके अंदर। अब इस केमिकल और इस केमिकल से पहचान करेंगे तो हम उसे डाल देंगे। तो रसायन वर्गीकरण का मतलब होता है, रसायन का मतलब होता है हम किसी केमिकल से उसकी क्या कर रहे हैं, पहचान। तो हम किसी केमिकल के हिसाब से उसका हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण। तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन प्लांट्स का कर रहे हैं, बट केमिकल के बेसिस पे कर रहे हैं, रसायन के। तो यहाँ पर क्या है मेरा, केमिकल बेसिस। ठीक, मैं तेल से पहचान सकता हूँ, मैं उसके निकलने वाले दूधों से कर सकता हूँ उसकी पहचान। तो ऐसा वर्गीकरण जिसकी पहचान हम उसकी सुगंध से निकलने वाला जो तेल है, उस तेल की सुगंध से कर सकते हैं। तेल क्या है भाई, केमिकल ही तो है, केमिकल से मेरी पहचान हो रही है, उसके अंदर निकलने वाले। तो ये सारे को मैं रसायन वर्गी, इसे मोटी भाषा में हम लोग रसायन वर्गी कोई होता है जिससे हम उसके केमिकल की पहचान कर सकते हैं, ऐसा वर्गीकरण। और देख, एक और देखो वर्गीकरण की पद्धति है, जैसे हम कहते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण। संख्यात्मक वर्गीकरण, तो संख्यात्मक वर्गीकरण में देखिए यहाँ पर हमें कहीं ना कहीं संख्याओं से मेल मिलाप करना है। संख्याओं से मेल मिलाप मतलब संख्याएं जो होती हैं, संख्या के हिसाब से मेल मिलाप करना है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इस विधि में हम ये कह सकते हैं कि हमने किसी पौधे की हम ये पहचान कर सकते, इसके पौधे के हमने कितने लक्षणों का अध्ययन किया, उसका डाटा फीड कर लिया। दूसरा पौधा और लिया, कितने पौधा है, उसके भी कितने लक्षणों का अध्ययन कर लिया, सब डाटा फीड कर दिया हमने। तो यहाँ पर डाटा के बेस पे होते हैं। इसे देखो हम ये भी कह सकते हैं, टैक्सोमेट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे हम टैक्सीमेट्रिक्स भी कह सकते हैं, इसे हम गणितीय वर्गीकी भी कह सकते हैं, इसे हम फेनेटिक्स भी कह सकते हैं। तो देखिए, संख्यात्मक वर्गीकी वह विज्ञान है जिसके द्वारा पौधों का वर्गीकरण गणितीय विधियों द्वारा किया जाता है, गणितीय विधियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, गणितीय विधियों द्वारा किया जाता है। देखिए, इस विधि में पादपों के अधिकतम लक्षणों का उपयोग कंप्यूटर द्वारा विश्लेषण करके इन पादपों की पहचान करने में किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उनके अधिक से अधिक लक्षणों को हम जानेंगे कंप्यूटर बेसिस पर। वर्तमान समय में विभिन्न शाखाओं जैसे कि कोशिका विज्ञान, शारीरिकी, ठीक, शारीरिकी एनाटॉमी, ठीक है, उसके अलावा देखिए कार्यकी, ठीक है, जैव रसायन बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, उसके कोशिका आनुवंशिकी यानी कि साइटोजेनेटिक्स एवं परागकण विज्ञान, ठीक, पैलियोनोलॉजी से प्राप्त आंकड़ों का कंप्यूटर की सहायता से विश्लेषण किया जाता है। तो हमने पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से विश्लेषण करके हमने सारी चीज़ों को नंबर के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर में सेव कर दिया। अब हम उससे मेल मिलाप कर लेंगे, कंप्यूटर के द्वारा क्या कर लेते हैं, मेल मिलाप। तो हम इस प्रकार से उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे पैथोलॉजी में जाते हैं खून टेस्ट कराने के, तो सारी चीज़ों को वो टेस्ट करके कंप्यूटर के अंदर डाल देते हैं, मेल मिलाप हो जाता है। मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया, क्या पहचान हो जाती है कंप्यूटर के हिसाब से। तो हम कंप्यूटर के बेसिस पे आप कर सकते हैं। पहचानने के लिए लक्षणों को डिजिटल कोड के रूप में व्यवस्थित करके कंप्यूटर में रखते हैं। तो उनके सारे के सारे जो चीज़ पहचानी है सब एक डिजिटल के रूप में कंप्यूटर में हमने सेव कर दिया है। और जैसे कि हम पैथोलॉजी के पास जाते हैं तो वो भी ऐसा ही काम कर देते, सारी चीज़ों को पहले सेव कर देते हैं और कंप्यूटर से मिलान करते हैं संख्यात्मक में। तो हमें यहाँ पर देखने के लिए संख्यात्मक, उसमें कितने हमने कैरेक्टर्स को जाना, कितने नहीं, सारी चीज़ें दिखते हैं, क्योंकि एक समय में हजारों लक्षणों को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर हम क्या है, एक समय में, एक साथ में, एक ही जो समय, उसमें हम हजारों कैरेक्टर्स को यहाँ पर जान सकते हैं। पहले से हमने सेव कर रखा है कंप्यूटर में। उसके बाद देखते हैं हम आगे कोशिका वर्गीकी। कोशिका का मतलब होता है सेल, और वर्गी अब ऐसा क्लासिफिकेशन जो मैं सेल की अच्छी तरह से मैंने अध्ययन किया है, उस सेल के बेसिस पे मैं अलग कर सकता हूँ। तो ऐसा भी वर्गीकरण जैसे मैं कहता हूँ कोशिका वर्गीकी। तो कोशिका वर्गीकी में देखिए यहाँ पर कोशिकीय समस्याओं को सुलझाने में, कोशिकीय समस्या मतलब क्या है, कोशिका से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जितनी भी मेरी समस्याएं, प्रॉब्लम है, उन सबको सॉल्व करने के लिए मुझे अच्छी तरह से कोशिका का अध्ययन करना पड़ेगा। जब मैं अच्छी तरह से कोशिका का अध्ययन कर लूँगा तो मैं उसी हिसाब से उन्हें वर्गीकृत कर दूंगा। ठीक है, तो कोशिका विज्ञान जिसमें साइटोलॉजिकल आंकड़ों का क्या कहते हो, अनुप्रयोग, कोशिका वर्ग की साइटो टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो इसमें जो आंकड़ों का जो अनुप्रयोग है, तो कोशिका के जो भी मैं आंकड़ों का प्रयोग करता हूँ उसी को मैं क्या कहता हूँ, कोशिका से संबंधित मैंने सारे आंकड़ों को प्रयोग करने किया, मैंने वहां पर यूज किया, तो उसी को मैं क्या कहता हूँ, कोशिका वर्ग की।
यह शाखा पूरी तरह से कोशिका विज्ञान पर आधारित है। कोशिका विज्ञान पर तो आधार ही होगा क्योंकि हमें सारी की सारी क्या, हम सेल की स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, तो सब सेल की स्टडी के ऊपर आधारित है, कोशिका के ऊपर आधारित है। कोशिका विज्ञानी लक्षण जैसे कि गुणसूत्रों की संख्या एवं आकार की, तो यहाँ पर क्या क्रोमोसोम्स की संख्या देखेंगे हम। आखिर में भैया क्रोमोसोम्स की संख्या क्या है, ठीक। दूसरी बात अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों के बाद, अब मान लीजिए कि मेरे जो गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, तो उस समय मैं देखूंगा कि अर्धसूत्री विभाजन के समय जो क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम किस प्रकार का बिहेव है, भाई कैसे हैं कैसे नहीं, उसके कैरेक्टर सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है कितनी, तो ये सारी चीज हम अर्धसूत्री विभाजन के समय देखते हैं, उसकी रचना और संरचना को देखते हैं, ठीक है। पादपों को जात वृद्धि बंधुता, ठीक है, वर्गीकरण को सुलझाने में किया जाता है। तो सारी चीजों को हम क्या, तो कोशिका वर्ग की वो है वर्गीकरण की, हम ये कह सकते हैं वर्गीकरण की वह पद्धति है जहां पर हमें अच्छी तरह से कोशिका का हम अध्ययन करते हैं, जहां पर हम अच्छी तरह से क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन। आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। कुछ वर्गीकरण से रिलेटेड हमारे अध्याय में दे रखा था, उससे हम इतना ही समझेंगे, और अगले चैप्टर में हम सवालों को विस्तृत रूप से समझेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में दे रखा है। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, बाय बाय।